हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि बिहार जी के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, महज 20 से 25 दिन बचे हैं, तो इसमें ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो था उसने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो कौन सा दोस्तों राज्य जीता था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग जीता था। कौन सा? अंग जीता था। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग को जीता था। बिंबिसार मौर्य वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर्यक वंश के किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी। तो हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी, जिसके कारण उसे सेनानी भी कहा गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिंबिसार ने हर्यक वंश का संस्थापक था और इसने स्थायी सेना को रखा था, इसीलिए इसे सेनानी के नाम से भी या सैनिय के नाम से भी जाना जाता है। तो सही क्या होगा? बिंबिसार। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार की नीति का जो उल्लेख मिलता है, तो कौन से जैन ग्रंथ में हमें मिलता है इसका उल्लेख? तो तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्यावली सूत्र में मिलता है। निर्यावली सूत्र में हमें ये मिलता है। निर्यावली जो है वो जैन ग्रंथ है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्व कौन थे। तो बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया, ऐसा कौन से पुरातत्व थे? तो इसका सही आंसर क्या है कि कंगिन, अलेक्जेंडर कंगिन ने ऐसा किया था। ठीक है। अलेक्जेंडर कंगिन ने बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में पुरातत्व सर्वेक्षण किया था और उसका उत्खनन किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ज्ञान जब प्राप्ति हुआ था तो उसके बाद महावीर ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था। तो महावीर ने दोस्तों राजगीर में दिया था। ठीक है। महावीर, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। जैन संगीति का आयोजन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताएं। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? तो किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने किया था। बी वाला को सही आंसर हो जाएगा, कार्यानंद शर्मा जी ने किया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन भागलपुर में किया गया था और ये किसने किया था दोस्तों? तो ये आज़ाद दस्ता का गठन किया था सियाराम सिंह ने। किसने किया था? वैसे आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था, लेकिन भागलपुर में आज़ाद दस्ता का गठन किया था सियाराम सिंह जी ने। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना से संबंधित है। प्रभावती देवी जो हैं पटना से संबंधित हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। कौन सा ऐसा साल था इसमें छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छपरा को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन औपचारिक रूप से 1934 में किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापित किया था। तो बिहार में एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो उसका सही अब्दुल बरी हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल बरी ने एक श्रमिक संघ बनाया था, अब्दुल बरी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन के लिए पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो 1906 में पृथक बिहार के मांग के लिए एक पुस्तक प्रस्तुत की गई थी, उसका किसने की थी? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक ने की थी। तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने भी की थी और महेश नारायण ने की थी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, तो ये प्रकाशन किसने किया था? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मजहरुल हक ने किया था। खैरू मियाँ से ये ज़मीन ली थी, वहाँ से मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने? मजहरुल हक ने। 15 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे उस टाइम बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल जो थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट था, जो एग्रीगेरियन समिति का गठन हुआ था, तो वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सही हो जाएगा एफ.जी. सलाई। एफ.जी. सलाई जो है मध्य प्रदेश के उस टाइम जो थे वो डीएम थे, उनकी अध्यक्षता में ये एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और उपराज्यपाल उस टाइम एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल जो प्राप्त हुआ है वो कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। कहाँ? कुम्हरार से प्राप्त हुआ है, कुम्हरार से। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? कौन सा ऐसा शासक से जो श्रीलंका के राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन, उससे एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ऐसे आप याद रखते हैं, श्रीलंका का कोई भी शासक आएगा तो समुद्र पार करके आएगा, तो इसलिए समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा जो थे राजा मेघवर्मन ने बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का जब पतन हुआ तो मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांडव वंश का शासन स्थापित हुआ था। कौन सा? कांडव वंश का शासन स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, याद रखना। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, जिसका अंत किया था। तिब्बत के प्रभुत्व जो था उसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने उनका अंत किया था। किसने? तिब्बतियों का प्रभाव हो गया था हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, उसका अंत आदित्य सेन ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने? तो 2 प्रतिनिधि बिहार से सम्मिलित थे, 2 प्रतिनिधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि दानापुर के किस रेजिमेंट ने सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो दानापुर के किस रेजिमेंट ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दानापुर में एक से अधिक रेजिडेंट्स पाई जाती थी। कौन कौन सी पाई जाती थी? 7वीं इन्फेंट्री रेजिडेंट, 8वीं इन्फेंट्री रेजिडेंट और 40वीं इन्फेंट्री रेजिडेंट। इन्होंने सबने क्या कहा? 25 जुलाई 1857 को कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 को डेट याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन की बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा किस नेता को मिली थी? बिहार के जो ऐसे बहावी नेता थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो 23 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमद अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला ऐसे नेता थे, बहावी नेता, जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह की डेट क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन थे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रेवती नांग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग ने किस संस्था को भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति को भेजा था। किसे? ढाका अनुशीलन समिति को भेजा था। ढाका में जो अनुशीलन समिति है उससे भेजा था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य चुनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी योग्यता है। कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये भी। और किसी भी लाभ का पद धारण ना करे, ये भी होना चाहिए। इस प्रकार सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो 30 वर्ष मानी गई है विधान परिषद के लिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दोस्तों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एडवर्ड चैम्प्स चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं उनका नाम एडवर्ड चैम्प्स चैमियर था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड चैम्प्स चैमियर। और अप्रैल 1916 में पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1916 में पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? कौन से जिला में ओपन प्रिजन स्थित है, यानी खुला कारागार जेल स्थित है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बक्सर में ओपन प्रिजन है, यानी कि खुला कारागार स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। आपको हम बताया था कि कितने कौन कौन से ऐसे प्रमंडल है, इसमें 6 ज़िले आते हैं। तो एक तिरहुत प्रमंडल है, इसमें 6 ज़िला आते हैं और पटना प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है उसकी शुरुआत दोस्तों 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसा बटा है उसमें किस रेशियो में बटा है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 60:40 है, यानी कि 6:4 में ये डिवाइड होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है कि बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कब किया? बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर में किया गया था। बिहार में पहला जिला नियोजन मुंगेर में किया गया था। ठीक है। उसके बाद 33 है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? बिहार की जो राष्ट्रभाषा परिषद है उसका गठन कब किया गया? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। बिहार की राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 में किया गया था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 में किया गया। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? सेवा का अधिकार, ठीक है, तो सेवा का अधिकार लागू करने वाला बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। सेवा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 कि महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था? जो भगवान बुद्ध का महाबोधि मंदिर है वो यूनेस्को के द्वारा कौन सी वर्ष में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। 2002 में सही आंसर ए हो जाएगा। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले जो खादी मॉल है उसका उद्घाटन कहाँ? पटना में किया गया है। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया है? पटना में किया गया है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो कौन कौन से ऐसे राजनेता हैं जिनका पृथक राज्य बनाने में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, तो इनका योगदान बहुत बड़ी मात्रा में रहा है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ कम लगती है? तो कौन सा बिहार का ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ कम लगती है? तो पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया या सुपौल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? तो सुपौल एक ऐसा जिला है जिसकी बहुत कम सीमा लगती है नेपाल के साथ। कौन सा? सुपौल। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं गुजरती है? तो कौन सी ऐसी नदी है तो उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो बागमती, गंडक ये उत्तरी गंगा की, कोसी भी उत्तरी गंगा की, लेकिन पुनपुन जो है वो दक्षिणी गंगा की मैदान की नदी है। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुनपुन दक्षिणी गंगा की नदी है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो मक्का होता है दोस्तों वो कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में होता है। सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन उत्तरी बिहार में होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से? जो मंजूषा कला शैली है उसका संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग क्षेत्र से मंजूषा कला शैली का है। मंजूषा कला शैली का संबंध जो है वो अंग क्षेत्र से है। अंग क्षेत्र जो है वो कहाँ है? दक्षिण है। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में अंग प्रदेश पड़ता है, जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर वाले रीजन आते हैं। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण हैं उनके द्वारा किया गया था 5 जून 1974 को। संपूर्ण क्रांति
ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो बिहार के ऐसे कौन से लेखक या फिर पर्सनालिटी हैं जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो बिहार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी जो नहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा गंडक। त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नदी किस पर? गंडक नदी पर स्थित है। 45 नंबर, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो बिहार में जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है वो कब लागू की गई थी? तो सही आंसर 2011 हो जाएगा। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 में लागू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार का कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में चूना और पत्थर का विस्तार पाया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास में पाया जाता है। रोहतास और कमीर वाले रीजन में चूना पत्थर का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर डालमिया जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पर बनाई गई है, किसके? चूना पत्थर के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी तिथि है जिसके बाद शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। ये हमने महत्वपूर्ण दिवस वाली वीडियो में भी कवर किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। 48 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा खगड़िया में। कहाँ किया गया? खगड़िया में किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? तो ये खगड़िया में की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो बाल लिंग अनुपात है वो दोस्तों किस जिले में पाया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज में पाया जाता है। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? किशनगंज में पाया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 50 क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड सरकार ने मैथिली भाषा को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। ठीक है, तो मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये झारखंड ने दिया है। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।